नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कैसे वो रोज के छोटे छोटे बदलाव जो शायद हमें नजर भी ना आए, वो मिलकर कुछ बड़ा, कुछ एकदम असाधारण कर सकते हैं। हम्म। क्या ये वाकई मुमकिन है कि हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने से जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल जाए? सुनने में तो ये 1% बहुत ही मामूली सा लगता है ना। बिल्कुल। और ये आंकड़ा सुनने में छोटा जरूर लगता है, पर इसके पीछे ना एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, शक्तिशाली विचार छुपा है। अच्छा। हाँ, जैसे गणित में वो होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग, जहाँ छोटी रकम भी समय के साथ जुड़ जुड़कर बहुत बड़ी हो जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। उसी तरह जीवन में भी छोटे पर लगातार किए गए सुधार वो मिलकर एकदम आश्चर्यजनक नतीजे दे सकते हैं। ये कुछ कुछ वो जापानीज काइजन यानी निरंतर सुधार के दर्शन जैसा ही है। तो आज हमारी ये जो गहन चर्चा है, उसका विषय यही है, छोटी आदतों की ताकत, जिसे आजकल लोग एटॉमिक हैबिट्स भी कहते हैं, और निरंतर सुधार का महत्व। हम देखेंगे कि कैसे छोटे लगातार उठाए गए कदम असल में बड़े बदलावों की नींव रखते हैं। हम्म। हम खास तौर पर जेम्स क्लियर के काम और उससे जुड़े जो दूसरे स्रोत हैं, जैसे कुछ लेख, शायद कुछ शोध पत्र और जो ऑनलाइन चर्चाएं होती हैं, उनका विश्लेषण करेंगे ताकि इन विचारों की गहराई को समझ सकें। और हमारा मकसद सिर्फ इन विचारों को दोहराना भर नहीं है, बल्कि उन्हें खोलकर एकदम सरल तरीके से समझाना है। सही। हम इन स्रोतों से सबसे जरूरी बातें निकालेंगे और उन व्यवहारिक तरीकों पर रोशनी डालेंगे जिन्हें श्रोता अपने जीवन में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, और खासकर जैसे आपने कहा, लंबी यात्रा पे सुनने वालों के लिए ये ध्यान रखेंगे कि हर अवधारणा को उदाहरणों से, उपमाओं से आसान बनाया जाए। हाँ बिल्कुल, ताकि ये जो जटिल लगने वाले विचार है ना, वो आसानी से समझ आ जाए। और ये भी समझना जरूरी है, मुझे लगता है कि ये सिद्धांत सिर्फ खुद को बेहतर बनाने तक ही सीमित नहीं है। इनका असर तो हमारे काम करने के तरीकों पर, हाँ। हमारी टीम की प्रोडक्टिविटी पर और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियों की सफलता पर भी पड़ता है। मतलब व्यक्तिगत विकास से लेके व्यावसायिक उत्कृष्टता तक ये विचार हर जगह फिट होते दिखते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं उस सबसे चर्चित विचार से, रोजाना 1% बेहतर होना। जैसा आपने कहा, सुनने में बहुत छोटा लगता है। हाँ। अगर आज आप कल से 1% ज्यादा मेहनत करती हैं या 1% कुछ नया सीखती हैं, तो शायद उसी दिन कोई बड़ा फर्क महसूस न हो, है ना? सही बात है, एकदम महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसा जेम्स क्लियर और कई दूसरे स्रोत बताते हैं, इसका असली जादू जो है वो लंबे समय में नजर आता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बैंक का ब्याज काम करता है। शुरू में बढ़ोतरी बहुत धीमी लगती है, पता ही नहीं चलता। हाँ। लेकिन समय के साथ वो एकदम तेजी से बढ़ती है, एक्सपोनेंशियली। और अगर इसे गणित के हिसाब से देखें ना, तो ये काफी चौंकाने वाला है। सोचिए, अगर आप 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते जाते हैं रोज। हाँ, रोज, तो साल के अंत तक आप अपने शुरुआती स्तर से लगभग 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। 37 गुना? ये 37% नहीं है। नहीं, 37 गुना मतलब 3700% से भी ज्यादा का सुधार। अरे बाप रे। और इसका उल्टा भी उतना ही डरावना है। अगर आप रोज 1% खराब होते जाते हैं, मतलब अपनी आदतों में या प्रदर्शन में गिरावट आने देते हैं, तो 1 साल में आप लगभग 0 पर पहुंच सकते हैं। मतलब सब खत्म। वाह, ये गणित तो कमाल का है। ये साफ दिखाता है कि रोज के वो छोटे छोटे फैसले, जैसे थोड़ी सी ज्यादा कसरत कर ली या जंक फूड की जगह फल चुन लिया या बस 15 मिनट किताब पढ़ ली, ये लंबे समय में कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही मशहूर उदाहरण है वो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का। हाँ, वो डेव ब्रेल्सफोर्ड वाला। बिल्कुल। 2010 के आसपास जब डेव ब्रेल्सफोर्ड ने टीम की कमान संभाली थी, तब तक किसी भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस टूर डे फ्रांस नहीं जीती थी, कभी नहीं। हाँ, और ब्रेल्सफोर्ड का एक अनोखा सिद्धांत था जिसे उन्होंने छोटी वृद्धियों का एकत्रीकरण कहा था, एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। सही। इसका मतलब यही था कि अगर साइकिलिंग से जुड़े हर छोटे से छोटे पहलू में सिर्फ 1% का भी सुधार किया जा सके, हाँ, हर छोटी चीज में, हाँ, तो ये सारे छोटे छोटे सुधार मिलकर एक बहुत बड़ा, मतलब जीतने वाला अंतर पैदा करेंगे। और उन्होंने वाकई हर छोटी चीज पर ध्यान दिया, मतलब कमाल का ध्यान। सिर्फ बाइक की सीट को ज्यादा आरामदायक बनाना या टायर का वजन कुछ ग्राम कम करना, वो तो था ही। हाँ, वो तो सब करते हैं शायद। हाँ, लेकिन उन्होंने उन चीजों पर भी 1% सुधार खोजा जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं। जैसे राइडर्स के लिए सबसे अच्छी नींद कौन सा तकिया देता है, ये पता लगाकर उसे हर होटल में साथ ले जाना। अच्छा, तकिया भी? हाँ,
और कौन सा मसाज जेल मांसपेशियों को सबसे जल्दी आराम देता है, इसका टेस्ट करना। यहाँ तक कि राइडर्स को हाथ धोने का सबसे सही तरीका सिखाना, ताकि उन्हें सर्दी जुकाम जैसे इन्फेक्शंस कम हो। कमाल है, मतलब हर संभव जगह 1% बेहतरी। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ब्रेल्सफोर्ड को लगा था कि इस स्ट्रैटेजी से उन्हें टूर डे फ्रांस जीतने में शायद 5 साल लगेंगे, लेकिन नतीजे उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी आ गए। सिर्फ 3 साल में 2012 में सर ब्रैडली विगिन्स पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट बने जिन्होंने टूर डे फ्रांस जीता। और उसी साल लंदन ओलंपिक्स भी थे। हाँ, उसी साल लंदन ओलंपिक में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने ट्रैक साइकिलिंग के 70% स्वर्ण पदक जीत लिए। फिर अगले ही साल 2013 में क्रिस फ्रूम ने फिर से टूर डे फ्रांस जीता। ये मतलब आधुनिक साइकिलिंग के इतिहास में सबसे असरदार बदलावों में से एक माना जाता है। ये कहानी बिल्कुल साफ तौर पर दिखाती है कि हम अक्सर किसी एक बड़े चमत्कारी पल का इंतजार करते रह जाते हैं। हाँ। और रोजमर्रा के छोटे लगातार किए जाने वाले सुधारों की ताकत को कम आंकते हैं। हमारी अच्छी या बुरी आदतें असल में हैं क्या? वो समय के साथ लिए गए हजारों छोटे छोटे फैसलों का नतीजा ही तो है। हालांकि इस 1% वाले विचार की कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं, है ना? जैसे कुछ ऑनलाइन चर्चाओं और लेखों में देखने को मिलता है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का तर्क है कि किसी एक खास स्किल में, जैसे वजन उठाना या दौड़ना, उसमें रोज 1% सुधार करते रहना ये व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। सही बात है। ऐसा करने पर तो आप कुछ ही महीनों में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हाँ, और ये समझने लायक बात भी है। लेकिन जैसा कि कई स्रोत साफ करते हैं, यहाँ मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक ही चीज में रोज गणितीय रूप से 1% बेहतर होते जाएं। अच्छा। बल्कि ये एक दिशा तय करने जैसा है। अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में रोजाना थोड़ा सा, लगभग 1% जैसा सुधार करने का इरादा रखना। ये बेहतर खाने का चुनाव हो सकता है, 10 मिनट ज्यादा टहलना हो सकता है, काम को टालने के बजाय तुरंत शुरू करना हो सकता है। ये एक मानसिकता है, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। हाँ, इसे आप एक बड़े जहाज के सफर की तरह सोच सकती हैं। अच्छा, कैसे? अगर जहाज अपने तय रास्ते से सिर्फ 1 डिग्री भी भटक जाए ना, तो कुछ किलोमीटर चलने पर शायद ज्यादा अंतर न दिखे। सही। लेकिन जब वो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो वो अपनी मंजिल से सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंच सकता है। हमारी आदतें और रोज के छोटे चुनाव भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। वो मशहूर लेखक थे ना, जिम रोन, उन्होंने कहा था, सफलता कुछ सरल अनुशासनों का रोजाना पालन करने का परिणाम है, जबकि असफलता निर्णय लेने में हुई कुछ छोटी छोटी गलतियों को रोजाना दोहराने का नतीजा है। ये हमें अगले जरूरी विचार पर लाता है, जो स्रोतों में बार बार उभर कर आता है। लक्ष्यों के बजाय सिस्टम यानी प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जेम्स क्लेयर का एक मशहूर वाक्य है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। इसका असल में क्या मतलब है, इसे थोड़ा और खोलकर समझाएंगी? जरूर। देखिए, लक्ष्य, गोल, वो नतीजा है जो आप हासिल करना चाहती हैं, जैसे टूर डे फ्रांस जीतना या 10 किलो वजन कम करना या एक किताब लिखना। सिस्टम वो प्रक्रिया या प्रक्रियाएं हैं जिनका आप पालन करती हैं, जो आपको उन नतीजों तक ले जाती हैं, जैसे रोजाना ट्रेनिंग का शेड्यूल, संतुलित भोजन की योजना या किताब लिखने के मामले में रोज 500 शब्द लिखने का नियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें अपनी आदतें बदलने में मुश्किल हो रही है, तो समस्या शायद हम में नहीं बल्कि हमारे सिस्टम में है, यानी हम गलत तरीका या प्रक्रिया इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। अक्सर बुरी आदतें इसलिए दोहराई जाती हैं क्योंकि उन्हें बढ़ावा देने वाला कोई ना कोई सिस्टम मौजूद होता है, और अच्छी आदतें इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि उनके लिए सही सिस्टम नहीं होता। अच्छा। सिर्फ एक बड़ा लक्ष्य तय कर लेना काफी नहीं है। अगर लक्ष्य हासिल करने के लिए रोजमर्रा की प्रक्रियाएं, वो सिस्टम सही नहीं है, तो लक्ष्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। सोचिए, विजेता और हारने वाले दोनों का लक्ष्य तो एक ही होता है ना? जैसे रेस जीतना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जीतता वही है जिसका सिस्टम बेहतर काम करता है। इसे शायद ऐसे भी समझ सकते हैं कि लक्ष्य तो है खेल जीतना, लेकिन सिस्टम वो है जिससे आप लगातार अच्छा खेल पाते हैं। सही। हाँ, सटीकता। एक बार लक्ष्य हासिल हो जाए, मान लीजिए परीक्षा पास कर ली, तो प्रेरणा खत्म हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास पढ़ने का एक अच्छा सिस्टम है, तो आप लगातार सीखते रहेंगे, भले ही कोई एक परीक्षा खत्म क्यों ना हो जाए।
सिस्टम आपको लंबे समय तक ट्रैक पर रखता है। बिल्कुल। और ये विचार काइजन के दर्शन से भी जुड़ता है, जो अंतिम परिणाम से ज्यादा निरंतर प्रक्रिया में सुधार पर जोर देता है। अच्छा, जब आप प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करती हैं, यानी हर दिन छोटे छोटे कदम उठाती हैं, तो परिणाम अक्सर समय के साथ अपने आप आने लगते हैं। इससे निराशा भी कम होती है, क्योंकि बड़े परिणाम दिखने में अक्सर हमारी उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है। हाँ, ये होता है। सिस्टम पर ध्यान हमें रोजमर्रा की छोटी जीतों पर खुश होने का मौका देता है। ये बहुत दिलचस्प है, और ये हमें एक और गहरे सिद्धांत की ओर ले जाता है, जिसके बारे में स्रोतों में बात की गई है। पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हाँ, कहा जाता है कि स्थायी बदलाव लाने की कुंजी सिर्फ ये तय करना नहीं है कि आप क्या पाना चाहते हैं, बल्कि ये तय करना है कि आप कौन बनना चाहते हैं। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। देखिए, ज्यादातर लोग जब आदत बदलना चाहते हैं तो वो परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आउटकम बेस्ड हैबिट्स, जैसे मैं 10 किलो वजन कम करना चाहती हूँ। या मैं और काम करती हैं। आप पहले ये तय करती हैं कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहती हैं। जैसे मैं एक स्वस्थ और सक्रिय इंसान बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो फोकस क्या करना है इससे हटकर कैसा बनना है पर आ जाता है। बिल्कुल। आपका जो वर्तमान व्यवहार है, चाहे आप उसके बारे में जागरूक हो या ना हो, वो आपकी वर्तमान पहचान का ही प्रतिबिंब है। अगर आप सोचती हैं कि आप गणित में कमजोर हैं, तो आप शायद गणित की समस्याओं से बचेंगी। अगर आप खुद को सिगरेट पीने वाला मानती हैं, तो आप शायद छोड़ने की कोशिशों के बावजूद बार-बार सिगरेट जला लेंगी। सही। स्थायी बदलाव के लिए आपको अपने बारे में अपनी धारणाओं को बदलना होगा। आपको एक नई पहचान बनानी होगी। तो इससे असल में किया कैसे जाए, मतलब अपनी पहचान कैसे बदलें? क्या इसके लिए कोई कदम है? जेम्स क्लियर 2 मुख्य कदम सुझाते हैं। पहला, तय करें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। ठीक है। यह आपकी मान्यताओं, आपके उसूलों और मूल्यों के बारे में है। जैसे, क्या आप एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहती हैं जो रोज कसरत करता है, जो रोज कुछ नया सीखता है, जो समय का पाबंद है। और दूसरा, छोटे छोटे जीतों से इससे खुद को साबित करें। हर बार जब आप कोई ऐसा काम करती हैं जो आपकी मनचाही पहचान से मेल खाता है, तो आप असल में उस पहचान के पक्ष में एक वोट डाल रही हैं। वोट डालना? ये दिलचस्प उपमा है। इसे एक उदाहरण से समझा सकती हैं? जरूर। मान लीजिए कोई धूम्रपान छोड़ना चाहता है। ठीक है। परिणाम आधारित सोच होगी, मुझे सिगरेट छोड़नी है। पहचान आधारित सोच होगी, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो धूम्रपान नहीं करता। आई एम अ नॉन स्मोकर। अच्छा। अब हर बार जब उसे सिगरेट पीने की इच्छा होती है और वो उसे नजरअंदाज करता है या कोई स्वस्थ विकल्प चुनता है, तो वो अपनी इस नई नॉन स्मोकर पहचान के लिए एक वोट डाल रहा है। तो हर छोटा कदम, जैसे जिम जाना या एक स्वस्थ भोजन चुनना या एक पेज लिखना, ये उस व्यक्ति के प्रकार के लिए एक वोट बन जाता है जिसे आप बनना चाहते हैं। हाँ। कोई एक घटना शायद आपकी मान्यताओं को तुरंत न बदले, लेकिन जैसे जैसे ये वोट जमा होते जाते हैं, सही, आपकी नई पहचान का प्रमाण मजबूत होता जाता है। ये बदलाव को सिर्फ बाहरी व्यवहार तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे हमारे स्व की भावना से, हमारी पहचान से जोड़ देता है। बिल्कुल सही कहा। और ये बदलाव को ज्यादा गहरा और टिकाऊ बनाता है। ये सिर्फ कुछ हासिल करने के बारे में नहीं रह जाता, बल्कि वो इंसान बनने के बारे में हो जाता है। ये सब सुनने में बहुत प्रेरणादायक लगता है, लेकिन अब सवाल आता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इन अच्छी आदतों को बनाएं कैसे और बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं? क्या इसके लिए कोई व्यवहारिक ढांचा या नियम है? हाँ, बिल्कुल है। जेम्स क्लियर ने इसके लिए व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज का एक बहुत ही उपयोगी ढांचा तैयार किया है। 4 नियम? हाँ, ये ढांचा आदत बनने की पूरी प्रक्रिया को 4 सरल चरणों में तोड़ता है, जिसे आदत लूप भी कहते हैं। आदत लूप? वो क्या है? इसमें 4 चीजें होती हैं। पहला, संकेत, क्यू, वो ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है, जैसे सुबह उठना। दूसरा, लालसा, क्रेविंग, वो इच्छा या जरूरत जो आदत से पूरी होती है, जैसे ताजगी महसूस करने की इच्छा। तीसरा, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, वो वास्तविक आदत या काम जो आप करती हैं, जैसे कॉफी पीना।
और चौथा पुरस्कार, रिवॉर्ड, वो संतुष्टि जो आपको मिलती है, जो भविष्य में आदत दोहराने के लिए प्रेरित करती है, जैसे कॉफी का स्वाद और वो ऊर्जा। अच्छा, तो क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, ये 4 चरण मिलकर एक लूप बनाते हैं जो हमारे व्यवहार को स्वचालित करता है। ठीक है, तो इन 4 नियमों का इस्तेमाल करके हम अच्छी आदतें कैसे बना सकते हैं? अच्छी आदत बनाने के लिए हमें इन 4 चरणों को आसान और आकर्षक बनाना होगा। पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस, मतलब संकेत को आसानी से दिखने वाला या याद आने वाला बनाएं। ठीक है। दूसरा, इसे आकर्षक बनाएं, लालसा को मजबूत करें, आदत को ऐसा बनाएं कि उसे करने का मन करे। ओके। तीसरा, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी, प्रतिक्रिया या आदत को करने में जो मेहनत लगती है उसे कम करें। और चौथा, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग, पुरस्कार को तुरंत मिलने वाला और मजेदार बनाएं। स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक। ठीक है। और अगर बुरी आदत तोड़नी हो तो क्या इन्हीं नियमों को बस उलट देना है? बिल्कुल सही। बुरी आदत तोड़ने के लिए हमें इन नियमों को उलटना होगा। पहला, इसे अदृश्य बनाएं, मेक इट इनविजिबल, संकेत को छुपा दे या उससे बचे। ठीक। दूसरा, इसे अनअट्रैक्टिव बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव, लालसा को कमजोर करें, आदत के बुरे पहलुओं पर ध्यान दें। तीसरा, इसे मुश्किल बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट, प्रतिक्रिया या आदत को करने में लगने वाले प्रयास को बढ़ा दें। ओके। और चौथा, इसे असंतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग, पुरस्कार को हटा दें या उसे तुरंत किसी बुरे परिणाम से जोड़ दें। चलिए हर नियम को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कुछ उदाहरणों के साथ। पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं, अच्छी आदत के लिए, या अदृश्य बनाएं, बुरी आदत के लिए। ये हमारे आसपास के माहौल को बदलने के बारे में लगता है, एनवायरनमेंट डिजाइन। हाँ, ये काफी हद तक पर्यावरण डिजाइन के बारे में ही है। हमारे फैसले अक्सर उन चीजों से प्रभावित होते हैं जो हमारे सामने होती हैं। जैसे सुपरमार्केट में जो चीजें आंखों के लेवल पर रखी होती हैं वो ज्यादा बिकती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। तो अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहती हैं, जो कि एक अच्छी आदत है, तो पानी की बोतल हमेशा अपनी मेज पर सामने रखें। संकेत स्पष्ट हो गया। अच्छा। और अगर आप रात को देर तक फोन चलाना बंद करना चाहती हैं, जो एक बुरी आदत है, तो सोने से 1 घंटा पहले फोन को दूसरे कमरे में रख दें। संकेत अदृश्य हो गया। मतलब अपने माहौल को इस तरह डिजाइन करें कि अच्छी आदतें डिफॉल्ट विकल्प लगें और बुरी आदतें मुश्किल बनाएं बुरी आदत के लिए। यहाँ पर शायद मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का ज्यादा रोल है। सही। इसे आकर्षक बनाने के लिए एक तकनीक है टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग, वो क्या है? इसमें आप उस काम को जो आप करना चाहती हैं, वांट टू डू, उस काम के साथ जोड़ देती हैं जो आपको करना चाहिए, नीड टू डू। अच्छा। जैसे मैं अपना पसंदीदा नेटफ्लिक्स शो तभी देखूंगी जब मैं ट्रेडमिल पर चल रही होंगी। हाँ, ये बढ़िया है। हाँ, यहाँ व्यायाम जो करना चाहिए कुछ शो देखने जो करना चाहती हैं के साथ जोड़कर आकर्षक बना दिया गया। और बुरी आदतों को अनाकर्षक बनाने के लिए उनके नकारात्मक परिणामों को खुलकर सोचें या लिखें, जैसे धूम्रपान से सेहत को क्या नुकसान होता है या कितने पैसे बर्बाद होते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना। सही। आप उस आदत को किसी ऐसी चीज से भी जोड़ सकती हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं अच्छी आदत के लिए या मुश्किल बनाएं बुरी आदत के लिए। यहाँ शायद कोशिश कम करने या बढ़ाने की बात हो रही है, फ्रिक्शन। बिल्कुल। अच्छी आदतों के लिए हमें कम से कम प्रतिरोध का रास्ता अपनाना चाहिए, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। यहाँ 2 मिनट का नियम बहुत काम आता है। 2 मिनट का नियम। हाँ, किसी भी नई आदत को उसके सबसे छोटे 2 मिनट या उससे कम समय में किए जा सकने वाले संस्करण से शुरू करें। जैसे रोज किताब पढ़ना बन जाता है रोज बस 1 पन्ना पढ़ना। अच्छा। या रोज योग करना बन जाता है सिर्फ अपनी योग मैट बिछाना। मतलब शुरुआत करना। हाँ, इसका उद्देश्य है शुरुआत करना आसान बनाना। एक बार आपने शुरू कर दिया तो जारी रखना ज्यादा आसान हो जाता है। अच्छी आदतों के लिए घर्षण कम करें, जैसे सुबह जिम जाने के लिए रात में ही कपड़े निकाल कर रख लेना। ठीक। और बुरी आदतों के लिए घर्षण बढ़ाएं, जैसे अगर आप ज्यादा टीवी देखते हैं तो हर बार देखने के बाद रिमोट से बैटरी निकाल कर कहीं और रख दें। उसे वापस लगाना एक एक्स्ट्रा कदम होगा जो शायद आपको दोबारा सोचने पर मजबूर करे। चौथा और आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाएं अच्छी आदत के लिए या असंतोषजनक बनाएं बुरी आदत के लिए। ये इनाम या सजा के बारे में लगता है।
रिवॉर्ड और पनिशमेंट। हाँ बिल्कुल, हमारा दिमाग जो है ना वो तत्काल संतुष्टि चाहता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। हाँ ये तो है। अच्छी आदतें अक्सर लंबे समय में फायदा देती हैं, लेकिन हमें उन्हें टिकाऊ बनाने के लिए तत्काल इनाम की जरूरत होती है। इसलिए अच्छी आदत पूरी करने के तुरंत बाद खुद को छोटा सा इनाम दे। ये कुछ भी हो सकता है, गाना सुनना, थोड़ी देर आराम करना, या सिर्फ अपनी प्रगति को ट्रैक करना। ट्रैक करना कैसे? जैसे कैलेंडर पे हर दिन क्रॉस लगाना जब आप कोई आदत पूरी करते हैं। इसे साइनफेल्ड स्ट्रेटजी भी कहते हैं। वो निशान देखना भी संतोषजनक लगता है। अच्छा। और बुरी आदतों को तुरंत असंतोषजनक बनाएं। एक तरीका है जवाबदेही साथी बनाना, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। वो क्या होता है? आप अपने दोस्त को बताएं कि अगर आप कोई बुरी आदत दोहराते हैं तो आपको उन्हें कुछ पैसे देने होंगे। ये तत्काल नकारात्मक परिणाम आदत को कम आकर्षक बनाता है। आपने रेडिट पर एक उपयोगकर्ता के धूम्रपान छोड़ने के उदाहरण का जिक्र किया था। क्या आप उसे इन 4 नियमों के संदर्भ में समझा सकती हैं? वो कैसे फिट होता है? हाँ, वो एक अच्छा व्यवहारिक उदाहरण था। उस उपयोगकर्ता ने महसूस किया कि उसका संकेत क्यू अक्सर बोरियत या तनाव होता था। लालसा उस बोरियत या तनाव से तुरंत राहत पाने की होती थी। उसने प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स को बदला। धूम्रपान करने के बजाय उसने तय किया कि जब भी इच्छा हो वो तुरंत उठकर 5 मिनट तेज चलेगा या एक ग्लास ठंडा पानी पिएगा। मतलब इसे आसान बनाया। ठीक है। उसने उन जगहों और दोस्तों से बचना शुरू कर दिया जो उसे धूम्रपान की याद दिलाते थे, यानी संकेत को अदृश्य बनाया। धूम्रपान के बुरे प्रभावों जैसे खांसी, सांस फूलना, पैसों की बर्बादी, इनको रोज याद करना शुरू किया, यानी इसे अनाकर्षक बनाया। और इनाम और पुरस्कार। हर बार सिगरेट न पीने पर उसने एक छोटे से जार में उतने पैसे डाले जितने सिगरेट पर खर्च होते, और महीने के अंत में उन पैसों से खुद के लिए कुछ अच्छा खरीदा, यानी इसे संतोषजनक बनाया। अच्छा। और साथ ही धूम्रपान न करने से जो बेहतर महसूस हो रहा था, जैसे गला ठीक होना, सांस सामान्य होना, वो भी एक आंतरिक पुरस्कार था। तो ये दिखाता है कि ये चारों नियम मिलकर कैसे काम करते हैं। ये वाकई बहुत व्यवहारिक ढांचा लगता है। अच्छा, अब थोड़ा वापस काइजेन या निरंतर सुधार के विचार पर आते हैं। स्रोतों में एक और दिलचस्प बात सामने आई कि सुधार सिर्फ नई चीजें जोड़ने से ही नहीं होता। हाँ, बल्कि जो काम नहीं कर रहा है उसे घटाने से भी होता है। बिल्कुल। इसे घटाव द्वारा सुधार या छोटी हानियों से बचना कहा जा सकता है। ये विचार बहुत शक्तिशाली है, खासकर जटिल सिस्टम्स में। आपने जापानी टेलीविजन निर्माताओं का उदाहरण दिया था, है ना? 1970 के दशक में उन्होंने अमेरिकी कंपनियों को इसलिए नहीं पछाड़ा कि उनके टीवी बहुत ज्यादा एडवांस्ड थे। तो फिर क्यों? बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी उत्पादन प्रक्रिया में होने वाली गलतियों और बर्बादी, वेस्ट को कम करने पर अविश्वसनीय रूप से ध्यान केंद्रित किया। तो वो बेहतर काम करने से ज्यादा बुरा काम कम करने पर ध्यान दे रहे थे। सही। उन्होंने दोषपूर्ण पुर्जे, अतिरिक्त इन्वेंट्री, उत्पादन में लगने वाला फालतू समय, इन सब को कम किया। और ये सिद्धांत कई क्षेत्रों में लागू होता है। जैसे निवेश में बड़ा मुनाफा कमाने की कोशिश करने से ज्यादा जरूरी हो सकता है अपनी पूंजी को न खोना। अच्छा। स्वास्थ्य में हर दिन 2 घंटे जिम में बिताना जोड़ना शायद उतना प्रभावी न हो जितना हफ्ते में एक भी वर्कआउट न छोड़ना। अक्सर हमारी सबसे बड़ी तरक्की गलतियों को खत्म करने से आती है, न कि कुछ असाधारण प्रदर्शन करने से। काइजन में इस बर्बादी को पहचानने के लिए एक फ्रेमवर्क भी इस्तेमाल होता है, जिसे अक्सर डाउन टाइम जैसे छोटे नाम से याद रखा जाता है। क्या आप उसे समझा सकती हैं? हाँ, डाउन टाइम बर्बादी के 8 प्रकारों को पहचानने में मदद करता है। डिफेक्ट्स, दोष, यानी गलतियां जिन्हें ठीक करने में समय और संसाधन लगते हैं। ओवर प्रोडक्शन, जरूरत से ज्यादा बनाना। वेटिंग, प्रक्रिया के अगले चरण के लिए इंतजार करना। नॉट यूटिलाइजिंग टैलेंट, कर्मचारियों के हुनर का पूरा उपयोग न करना। ट्रांसपोर्टेशन, चीजों या जानकारी का बेवजह इधर उधर जाना। इन्वेंट्री एक्सेस, जरूरत से ज्यादा सामान रखना। मोशन वेस्ट, लोगों या उपकरणों की फालतू हलचल। एक्सेस प्रोसेसिंग, काम को जरूरत से ज्यादा जटिल बनाना। इन बर्बादियों को पहचानकर खत्म करने से प्रक्रिया अपने आप सुधर जाती है। ये तो बहुत उपयोगी है, खासकर बिजनेस के लिए। एक और विचार जो स्रोतों में मिला वो है, जो पहले से काम कर रहा है उसे और करें। डू मोर ऑफ व्हाट ऑलरेडी वर्क्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें हमेशा नए,
चमकते हुए समाधानों की तलाश में नहीं रहना चाहिए। अक्सर सबसे बड़े सुधार उन बुनियादी चीजों को लगातार सही ढंग से करने से आते हैं जिन्हें हम पहले से जानते हैं। अच्छा। मिशिगन के अस्पतालों का उदाहरण लें। वहां डॉक्टरों ने पाया कि आईसीयू में संक्रमण दर बहुत ज्यादा थी। उन्होंने समाधान के लिए कोई नई महंगी तकनीक नहीं खोजी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही साधारण 5 चरणीय चेकलिस्ट बनाई, जिसमें हाथ धोना, मरीज की त्वचा को सही ढंग से साफ करना जैसे एकदम बुनियादी बातें शामिल थीं। ये तो डॉक्टर जानते ही होंगे। हाँ, ये वो चीजें थी जो डॉक्टर पहले से जानते थे, लेकिन व्यस्तता या शायद लापरवाही के कारण कभी-कभी भूल जाते थे या छोड़ देते थे। इस साधारण सी चेकलिस्ट को लगातार लागू करने से उन्होंने आईसीयू में संक्रमण दर को 66% तक कम कर दिया। 66%? हाँ, और अनुमान है कि 15 महीनों में करीब 1500 जानें बचाईं। कमाल है। तो प्रगति अक्सर उबाऊ लगने वाले समाधानों में छिपी होती है, बेसिक चीजों में। बिल्कुल। हमें अक्सर नई जानकारी या बेहतर रणनीति की जरूरत नहीं होती। हमें बस उन चीजों को ज्यादा लगातार और अनुशासन से करने की जरूरत होती है जो पहले से काम करती साबित हुई हैं। अपनी सफलताओं का विश्लेषण करें, क्या काम कर रहा है उसे और करें। और अपनी प्रगति को ट्रैक करने का एक तरीका है पीछे की ओर मापें, मेजर बैकवर्ड। ये कैसे काम करता है? ये भविष्य के बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने हाल के प्रदर्शन को देखने और उसमें छोटे-छोटे सुधार करने पर जोर देता है। कैसे? जैसे ये सोचने के बजाय कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है, आप देखें कि पिछले हफ्ते मैंने औसतन रोज 3000 कैलोरी खाई। इस हफ्ते मैं औसतन 2900 कैलोरी खाने की कोशिश करूंगी। अच्छा। या पिछले हफ्ते मैंने कुल 5 घंटे पढ़ाई की, इस हफ्ते मैं 5.5 घंटे करने का लक्ष्य रखूंगी। ये प्रगति को ज्यादा ठोस, प्रबंधनीय और कम डरावना बनाता है। आप असल में अपनी पिछली परफॉर्मेंस से ही मुकाबला कर रही होती हैं। और अंत में एक और दिलचस्प अवधारणा है आदत क्रीप, हैबिट क्रीप। ये लाइफस्टाइल क्रीप जैसा लगता है, जहां आय बढ़ने पर हमारा खर्च धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हाँ, ये बिल्कुल उसी तरह का विचार है। लाइफस्टाइल क्रीप में जो चीजें पहले लग्जरी लगती थीं, वो धीरे धीरे जरूरत बन जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। सही। आदत क्रीप का मतलब है अपनी सामान्य या बेसलाइन दिनचर्या में धीरे धीरे, लगभग अदृश्य रूप से छोटे छोटे सुधार करना। जैसे अगर आप रोज औसतन 6000 कदम चलते हैं, तो अगले कुछ हफ्तों के लिए इसे सिर्फ 6100 करने का लक्ष्य रखें। जब 6100 सामान्य लगने लगे तो 6200 करें। तो ये बड़े लक्ष्यों की ओर अचानक छलांग लगाने की कोशिश करने के बजाय धीरे धीरे अपनी बेसलाइन को ही ऊपर उठाने जैसा है। बिल्कुल। कुंजी है बहुत तेजी से बहुत ज्यादा करने की कोशिश के जाल से बचना, जिससे अक्सर लोग थक जाते हैं या हार मान लेते हैं। आदत क्रीप इतनी धीमी होनी चाहिए कि लगभग पता ही न चले। लक्ष्य अपने व्यवहार को इतने छोटे तरीकों से लगातार आगे बढ़ाना है कि जो परिणाम पहले पहुंच से बाहर लगते थे, वो धीरे धीरे आपकी नई सामान्य स्थिति बन जाए। ये निरंतर सुधार का एक बहुत ही टिकाऊ, सस्टेनेबल तरीका है। तो अगर हम आज की इस लंबी विस्तृत चर्चा को समेटें, तो हमने कई शक्तिशाली विचारों को गहराई से समझा है। सबसे पहले वो छोटी, लगातार की गई क्रियाएं, वो समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बड़े पैमाने पर परिणाम देती हैं। हाँ, कंपाउंडिंग का असर। दूसरा, सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं है। असली शक्ति उन सिस्टम और प्रक्रियाओं में है जिनका हम रोज पालन करते हैं। लक्ष्य नहीं, सिस्टम। तीसरा, पहचान आधारित आदतें, यानी हम कौन बनना चाहते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करना स्थायी बदलाव लाने में मदद करता है, क्योंकि ये हमारी पहचान, हमारी आत्मछवि से जुड़ा होता है। और चौथा, व्यवहार परिवर्तन के वो 4 नियम, स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक। इनका उपयोग करके हम अच्छी आदतें बना सकते हैं और बुरी आदतों को तोड़ सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि सुधार सिर्फ नई चीजें जोड़ने से ही नहीं आता, बल्कि गलतियां कम करने, बर्बादी हटाने, वो इम्प्रूवमेंट बाय सब्ट्रैक्शन, और जो पहले से काम कर रहा है उसे लगातार करने से भी आता है। सही। ये सब मिलकर दिखाते हैं कि बड़े बदलाव अक्सर छोटे, सोचे समझे, लगातार उठाए गए कदमों का ही नतीजा होते हैं। एक और जरूरी बात याद रखने लायक है कि दुनिया हमारे लक्ष्यों को ध्यान में रखकर नहीं बनी है। बहुत सी बाहरी ताकतें, प्रलोभन हमें हमारे रास्ते से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, ये तो होता ही है।
इसलिए हर डिफ़ॉल्ट विकल्प को बस स्वीकार करने के बजाय अपने पर्यावरण, अपने सिस्टम और अपनी आदतों को जानबूझकर डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो हमारे लक्ष्यों का समर्थन करें, उनका विरोध ना करें। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए सोचने का एक विचार छोड़ जाते हैं। आज आप अपनी दिनचर्या में ऐसा कौन सा एक छोटा, लगभग अदृश्य लगने वाला बदलाव शुरू कर सकते हैं, जो अगर लगातार 1 साल तक किया जाए तो आपको शायद आश्चर्यजनक रूप से एक अलग, बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। वो पहला छोटा सा कदम क्या होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। उन छोटे कदमों की शक्ति को कभी कम न समझें। वे मिलकर सचमुच पहाड़ हिला सकते हैं। आज की इस गहरी और विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये विचार, ये उदाहरण और तकनीकें श्रोताओं के लिए उपयोगी होंगे, खासकर अगर वो किसी लंबी यात्रा पर हैं और सोचने के लिए कुछ सार्थक चाहते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा और आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेगा। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। आपका समर्थन और प्रोत्साहन मुझे और मेरी टीम को ये शक्ति देता है कि हम प्रसिद्ध व्यक्तियों की कहानियां और मोटिवेशनल किताबों से जीवन बदल देने वाले विचार ढूंढकर उन्हें सरल और संक्षिप्त रूप में आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप उन्हें अपने जीवन में अपनाकर सफलता और प्रेरणा की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।